आज जो कहानी सुनाने वाला हूँ ना, उसे पढ़ते वक्त मुझे एक पुराना केस याद आ गया। उसी पढ़ी लिखी शबनम का केस, जो प्यार के चक्कर में अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर देती। और ये केस मुझे इसलिए याद आया क्योंकि आज जो कहानी है वो काफ़ी हद तक कुछ ऐसी ही है। बस कत्ल की जो वजह है वो थोड़ी सी अलग। एक बहन अपने ही 2 छोटी बहन को फावड़े से काटकर मार देती है और फिर उसके कत्ल से ऐसे अनजान बनती है कि पुलिस का भी सिर चकरा जाता है। लेकिन वो अपने ही बहन को फावड़े से रेत कर क्यों मार देती है और आखिरकार पुलिस उसे पकड़ती कैसे है, ये सब कुछ बहुत रोमांचक होने वाला है। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप मेरे साथ उत्तर प्रदेश के देहात क्षेत्र में हुए 2 मासूम के कत्ल और उसके कातिल के कहानी के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। एक किसान दंपति शाम को खेत से लौटकर घर को जा रहे हैं। साथ में उसकी बेटी अंजलि भी थी। घर पहुंचते हैं तो बेटी घर का दरवाज़ा खोलती और कमरे के अंदर जाती है। और कमरे के अंदर जाते ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि कमरे के अंदर खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी होती, जो उसकी सगी छोटी बहनों की लाशें होती। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी छोटी बहनों को किसने इतने बुरी तरीके से मारा है। अब चीख चिल्लाहट होती है तो आसपास से लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और सबके मन में एक ही सवाल होता है कि माता पिता खेत में थे, पीछे से उसकी बड़ी बहन भी खेत को जाती है और जो उसके 2 छोटे भाई होते हैं वो भी बाहर खेल रहे होते हैं। तो आखिरकार उन बच्चियों के साथ किसकी दुश्मनी थी जो उसे इस तरह से मार दिया। लोग इकट्ठा होते हैं तो बातें बनने लगती है और वैसे भी देहात क्षेत्र में कुछ भी छोटी सी बात होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ तो मामला मर्डर का था तो पुलिस भी आती है। एसपी देहात से लेकर शहरी एसपी अपने फोरेंसिक टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कत्ल की तहकीकात शुरू हो जाती है। जब वो लाश को देखते हैं तो उसके गले पर वार का निशान था। किसी मोटे धारदार चीज़ से उस पर हमला किया गया था। अब ये सब चीज़ काफ़ी वहाँ पे चौथा माहौल को गर्म कर देने वाला था। लोग भी एकदम काफ़ी आक्रोशित थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को अच्छे से देख रही थी और सभी छानबीन में लगे हुए थे। जब लाश को ध्यान से देखा गया तो उसके गले पे कट था, तो एक पल को मन में ये भी सवाल आया कि कहीं कोई बलि प्रथा से, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ ये मामला तो नहीं है। और ऊपर से जो आंगन में कुछ कपड़े भी सूख रहे थे जिस पर खून के निशान थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने खून से सने कपड़े को धो के वहाँ पर सूखने को डाला है। तो इससे पुलिस का एक शक ये भी जा रहा था, ये जो भी हत्या का मामला है इसमें कहीं ना कहीं घर के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि कातिल कपड़े धोकर घर में सुखाने तो रखेगा नहीं। तो यहाँ पर पूछताछ शुरू हुई और घर में पूछा गया तो किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब लाश को और गौर से देखा गया तो उसका कोई भी अंग गायब नहीं था। तो यहाँ पर ये भी मामला थोड़ा सा साइड हो गया कि ये बलि से जुड़ा हो सकता है। तो पुलिस अब दूसरे एंगल पे जांच कर रही थी कि ये कपड़ा किसका है, किसने रखा। तो माता पिता को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होता है, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं होता है। बाद में उसकी बड़ी बेटी घर से निकली थी तो यहाँ पर जो पुलिस की शक की निगाह है उसके बड़ी बेटी अंजलि के तरफ मुड़ता है और उससे पूछताछ आगे शुरू होती है। यहाँ पर पुलिस ने अंजलि से पूछताछ तो शुरू कर दी, लेकिन अंजलि कुछ खास जवाब दे नहीं रही थी। वो कभी कुछ बोल रही थी तो कभी कुछ और। यहाँ पर जो वो अपने जो पूछताछ में जवाब आगे पीछे कर रही थी, इससे पुलिस का शक उस पर और भी बढ़ जाता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर डायरेक्ट ब्लेम कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो भी शोक में थी। उसकी छोटी बहनों को उसने खो दिया था। तो पुलिस और भी पूछताछ करती। इसी बीच हथियार मिल जाता है जिससे हमला हुआ था। वही टीन शेड में रखा एक फावड़ा मिलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले ही उसे किसी ने साफ़ किया हो पानी से, और उस पर खून के छींटे भी थे। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये साफ हो गया कि जिस हथियार से उन दोनों बच्चियों का कत्ल हुआ होगा वो शायद ये फावड़ा ही है। तो अब फावड़े को लेकर भी अंजलि से सवाल किए जाने लगे। उसके साथ साथ उसके माता पिता से भी सवाल जवाब हो रहा था इस एंगल पे कि कहीं आपकी बड़ी बेटी का छोटी बहनों के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं चल रहा था। तो इस सब के रिगार्डिंग जो है ना, जब माता पिता से ज़्यादा पूछताछ हुई तो वो बस इतना बता पाएँ कि कुछ दिन पहले जो वो दोनों छोटी बहनें थी, उसने अंजलि को अपने प्रेमी के साथ देख लिया था और इसी का कंप्लेन उन्होंने माता पिता से कर दिया था।
अब यहाँ पे पुलिस को एक वजह मिल गई कि जिसके कारण अंजलि अपने बहनों का कत्ल कर सकती है। तो अब यहाँ पे जो पूछताछ का जो पूरा जो मामला था वो हर तरफ से अंजलि की तरफ शिफ्ट हो जाता है और पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करने लगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद अंजलि खुद अपने पत्ते खोल देती है और सच के तरफ आगे बढ़ जाती है। अंजलि ने जब कत्ल करने की वजह बताई तो सभी सुनकर हैरान रह गए कि कोई इस छोटी सी मामूली सी बात पर अपनी ही बहन को जान से कैसे मार सकता है। उसने बताया कि करीब हफ्ता भर पहले उसका प्रेमी उससे मिलने आया था। तो प्रेमी से मिलते वक्त तो उसकी दोनों बहनों ने उसे देख लिया था और जो उसकी बहन होती है शिल्पी, वो इस बात की शिकायत कर देती है अपने माता पिता से और इसी बात से अंजलि अपने बहन शिल्पी से बहुत नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। उसके अंदर आक्रोश इतना होता है कि रविवार को जब उसकी बहन उसे मिलती है तो उसे मारकर ख़त्म कर देती है। होता ये है कि रविवार को जब उसके माता पिता खेत पे जाते हैं और भाई बाहर खेल रहा होता है तो उसके पास लगभग 1 घंटे का समय होता है ये सब कुछ करने के लिए और वो खेल खेल में शिल्पी के साथ खेलते हुए कब फावड़ा उठाकर उसे मार देती है इसका पता शिल्पी को भी नहीं चलता। जैसे ही वो चीखती है तो उसके चीख की आवाज़ से उसकी एक और जो छोटी बहन होती है रोशनी, वो अंदर आती है और देखती है खून और शिल्पी की लाश, तो वो चीखने लगती है, रोने लगती है। अंजलि उसका भी मुंह दबाती है और दूसरे कमरे में ले जाकर उसे भी फावड़े से काटकर मार देती है। एक छोटी सी बात पर प्रेम प्रसंग से जुड़े छोटी सी बात पर वो गुस्से में आकर फावड़े से अपने दोनों बहनों का कत्ल कर देती है। पुलिस के बयान में वो ये भी बताती है कि उस वक्त वो इतने गुस्से में थी कि जो सामने आया उसे मार दे। उसे किसी को मारने की चाहत नहीं होती है, बस उसके अंदर जो गुस्सा होता है इस कारण से वो कत्ल कर देती हैं। पुलिस ने तो ये भी कहा रिपोर्ट्स में सामने आया कि अगर उस वक्त उसका भाई होता तो शायद वो भी इस दुनिया में नहीं रहता, पर खुशकिस्मती से वो बाहर खेल रहा था और वो इन सभी चीज़ों से बाहर रहा। कत्ल के बाद अंजलि ने उस फावड़े को बाथरूम में ले जाकर पानी से अच्छे से साफ़ किया और वो जहाँ रखा जाता है वहीं उसे जाकर रख दिया। उसके बाद उसने अपने खून से सने कपड़े को धोए, नहाया और फिर कपड़े को सूखने के लिए डालकर घर में कुंडी लगाकर खेत की ओर निकल गई अपने माता पिता के पास, ताकि ये सब कुछ नॉर्मल लगे कि वो तो घर पर थे ही नहीं। और जब वापस आती है तो यही वो अंजलि होती है जो उस वक्त दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पे नाटक करती है कि उसे अपने बहन का जो मरने का कितना दुख है। लेकिन ये सब नाटक धरा का धरा रह जाता है क्योंकि पुलिस मौके पर ही इतनी सटीक तहकीकात करती है पुलिस कि सारा मामला रात भर में ही साफ हो जाता है। पूरी रात अंजलि घुमाती है पुलिस को, लेकिन अंत सुबह में वो अपना जुर्म कबूल लेती है। इस पूरे घटना के बाद जब माता पिता को पता चला कि उसकी अपनी ही बेटी उसकी दूसरी बेटी का कत्ल कर देती है तो वो अपनी बड़ी बेटी से बात भी नहीं करती। बाद में आगे चलकर पुलिस के संरक्षण में उस दोनों मासूम का जो है अंतिम क्रिया होता है, जहाँ पर सारे गांव वाले भी इकट्ठे होते हैं, काफ़ी भीड़ जुटती है और ये सब चीज़ पूरा किया जाता है। अब वो लड़की, अब जो बहन है, बड़ी बहन जिसने कत्ल किया, वो पुलिस की गिरफ्त में है, उस पर आगे कार्रवाई होगी। और जैसे ही इसमें कुछ नया अपडेट आएगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। फ़िलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही, और इस कहानी जो पूरी हो रही है इसमें मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने कई कहानियों के बारे में जिक्र किया और लगभग हर कहानी में कहीं ना कहीं जो जुर्म जो है कहीं ना कहीं प्यार से जुड़ा हुआ। कोई लिव इन मर्डर केस है तो कोई प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर देता है। इन सभी केसेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आजकल के समय में प्यार के मायने जो है ना बदलने लगे हैं। प्यार प्यार ना रह के नफ़रत में बदलता जा रहा है, लेकिन प्यार प्यार रहे वही अच्छा है। प्यार के मायने नहीं बदलने चाहिए। प्यार होना चाहिए लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। खैर, हम अपने चैनल पर इसी तरह क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानी लेकर आते रहेंगे जो आपके आसपास घट रही है, जिससे बचना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे जागरूक रहना आपके लिए ज़रूरी है। नए सफ़र में नई कहानी के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और रहें सतर्क। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।